हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल गेट कैम। तो हम लास्ट वीडियो में देखे थे कि किस तरह से मीन्स की जो बेसिक्स थे वो देखे थे। कहने का मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखे थे कि दो तरह का होता है प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन मास और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो हम इस तरह से पढ़े थे वहाँ पर। उसके बाद हम सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में भी पढ़े थे। तो हम लास्ट वीडियो में ही मेंशन किए थे कि अगला वीडियो जो होगा मेरा वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में होगा। ठीक है, तो आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को लेके आए हुए हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई बुक आपको फॉलो करना है और या ऐसा कुछ कि हमको कहाँ फॉलो करना है पता नहीं इससे होगा कि नहीं, मीन्स इस कंटेंट से। तो मैं आपको अश्योर कराती हूँ कि जो भी मैं कंटेंट दूंगी वो गेट के लिए, वो गेट के सिलेबस से ही है और प्लस उसके अलावा आपको कहीं से ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो हम जा रहे हैं टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ऐसे तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत सारा होता है, बट अभी हम फिलहाल टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर ऑफ टू टाइप, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या कि जो कोई प्रोसेस हुआ, मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस इफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज मेड टू द इनिशियल स्टेट विदाउट एनी चेंज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वापस से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को फिर से ले सकता है, वैसा प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोसेस 1 to 2 गया, ठीक है, 1 स्टेट टू सेकेंड 2 स्टेट, और वो वापस से उसी पाथ से आ सकता है, यानी कि 2 से 1 विदाउट चेंजिंग एनी प्रॉपर्टीज, है ना। तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और उल्टा क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या, जो कि उस पाथ को फॉलो करके वापस से उसी स्टेट पे नहीं आ सके, कोई और पाथ फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल केस। ये क्या होता है ना, इन रियलिटी रिवर्सिबल प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स कि ये क्या हो गया, एकदम आइडियल चीज़ हो गया जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे सराउंडिंग में। मीन्स जो रियलिटी में होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है, बट कुछ हम लोग लिमिटेशन या कुछ एक्सटेंट तक होता है, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग कहते हैं। ये कुछ होते हैं, हर चीज़ में लिमिटेशंस होते हैं, कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो उस तरह से। अब हम एक पढ़ते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के ही अंडर वो आता है, मीन्स क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट जब जैसे हम लोग किसी प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे या फिर क्या करेंगे, तो इससे बहुत अफेक्ट होता है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कि क्या है, तो हमको कौन सा वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो जो कोई भी स्लो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस क्या है ना कि वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ सकता है। जैसे स्लो प्रोसेस से क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पिस्टन है। हाँ, अज्यूम कीजिए कि कोई पिस्टन है आपके पास, और जो पिस्टन के जो हेड है वहाँ पर बहुत सारा सैंड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 kg सैंड है। तो स्लो प्रोसेस क्या हुआ कि हम उसका जो मास सैंड है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में उसको स्टेप बाय स्टेप वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। हाँ, कभी एक सैंड रिमूव किए, कुछ थोड़ा सा और सैंड रिमूव किए, इस तरह स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है। तो क्या होता है ना कि वो मीन्स वो रिवर्सिबल प्रोसेस में आता है कि हम उसमें उस ऐसा माना जाता है कि उसमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है कोई भी। तो उस तरह से, उसी तरह से एक क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस है जो कि ऑलमोस्ट स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जहाँ भी लिखा हुआ है क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, अगर कोई क्वेश्चन में कोई जो भी न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे उस टाइम में, तो मीन्स वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा। तो अभी हम लोग बाद में इसके रिवर्सिबल प्रोसेस जो होगा उसके लिए वर्क डन क्या होगा, इस तरह से हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे, तो पता चल जाएगा कि हमें कौन सा वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है
क्वैसी मीन्स होता है ऑलमोस्ट और स्टैटिक मीन्स स्लो। तो ये क्या हुआ, ऑलमोस्ट स्लो प्रोसेस, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के ही अंदर में आता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने फिगर दे के एग्जाम्पल दे के समझाया भी है कि ये कोई पिस्टन सिस्टम है और यहाँ पर छोटे छोटे कोई भी वेट है, ठीक है। तो इसको एक साथ हम वेट को नहीं मीन्स रिमूव कर देंगे, अचानक से हम ये रिमूव नहीं कर देंगे, बल्कि क्या होगा, हम एक एक छोटा छोटा स्मॉल वेट को स्टेप बाय स्टेप इसको रिमूव करेंगे और फिर देखेंगे वो प्रोसेस। देखिए उसको हम ग्राफिकली यहाँ दिखाएं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 10 kg है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और हम हाफ के जी करके निकालें, उस इवन उससे भी बहुत बहुत माइन्यूट स्मॉल वेट हम लोग को निकालना पड़ता है, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ बस। ये मत समझना कि हाफ के जी तो बहुत होता है, वो चीज़ मैं नहीं यहाँ पर बोल रही हूँ। तो क्या है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेट हम रिमूव किए तो क्या होगा, थोड़ा सा जो भी एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल इसके द्वारा जो प्रेशर इस गैस को लग रहा था, यहाँ अंदर में पिस्टन के अंदर क्या है, गैस है, तो लग रहा है, तो क्या होगा, वो चीज़ थोड़ा कम होगा, है ना। तो वो फिर क्या करेगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर जाना चाहेगा, तो मीन्स क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा। तो वही चीज़ यहाँ ग्राफ में, यहाँ फर्स्ट स्टेट, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। जब ये थोड़ा सा रिमूव किए तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ वी जो है इंक्रीज किया, डेल वी, ठीक है, और पी जो है वो डिक्रीज किया। तो इस तरह से प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस में इसको बोलते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट स्लो प्रोसेस इज कॉल्ड क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस। और ये क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। तो अब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना होता है कि ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस, बट ऑल क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस नीड नॉट बी रिवर्सिबल। कभी कभी होता है कि क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हुआ, एकदम आइडियल केस हुआ, ठीक है। क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस क्या हुआ, जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा आइडियल बनाया गया फॉर स्टडी, ताकि हम लोग स्टडी कर सकें। तो इसीलिए क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो क्या है कि सारा क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस ज़रूरी नहीं है कि वो रिवर्सिबल होगा। तो हम आगे जाते हैं क्योंकि हमको फर्स्ट लॉ एक्चुअली पढ़ना है, ठीक है, हम लोगों को, और उसके लिए ये सब ज़रूरी है क्योंकि ये सब जो है, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जितने भी फंडामेंटल इक्वेशन होते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल इक्वेशन, जो कि आप लोग बीटेक में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। जैसे कि बहुत सारे फंडामेंटल इक्वेशन होते हैं एंट्रोपी के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए। TDS वाला फॉर्मूला तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे, जैसे Q इक्वल टू TDS, वो कब होता है, जब फंडामेंटल है तभी, उस टाइम मतलब फंडामेंटल मतलब इक्वेशन है वो सब, तो तभी फॉलो होगा जब वो रिवर्सिबल है, इन द सेंस कि आइडियल है, ठीक है। तो उसी तरह अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी का, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसमें क्या आ जाता है, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, सब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो दो तरह का एनर्जी होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें पहला है एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब कि वैसा एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो जैसे हीट, वर्क, ये सब क्या होता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे हीट क्या होता है, हीट तो हम जानते ही हैं कि बाय ट्रांसफरिंग टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। वैसे ही वर्क ट्रांसफ़र होता है, या तो सिस्टम वर्क करता है, सराउंडिंग वर्क करता है, ऐसा होता है। बट दूसरा जो फॉर्म होता है एनर्जी इन स्टोर्ड फॉर्म, वैसा एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल जो है, जो भी गैस है तो उसमें एटम है, मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है, उस चीज़ को स्टोर करता है, उस एनर्जी को, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है कभी भी। तो इंटरनल एनर्जी उस कैटेगरी में आता है। इंटरनल एनर्जी क्या है ना, कि वो एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम स्टोर कर सकते हैं। और हीट वगैरह क्या है, वो स्टोर तो रहता है, बट वो क्या है ना कि वो इन द सेंस कि वो ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर है वो। और ये इंटरनल एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो स्टोर्ड फॉर्म है। और हीट और वर्क क्या है, वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो इसलिए वो एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म है। ऐसे ये ज़्यादा बहुत उतना ये नहीं है, बट हीट और वर्क के पास जाने के लिए पहले थोड़ा उसके पहले बेसिक्स थोड़ा डिस्कस करना था मुझे। फिर अब हम जाते हैं वर्क। तो वर्क क्या होता है, जो कि हम बचपन से पढ़े हुए हैं, है ना, कि वर्क क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या होता है ना कि जब हम बचपन में पढ़ते हैं इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बट आपको डॉट प्रोडक्ट अब जानना चाहिए क्योंकि हम लोग ऐसे लेवल पे आ गए हैं। तो क्या है कि डॉट प्रोडक्ट से क्या होता है, जैसे फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ तभी ना वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते हैं कि क्या होगा कि उसी डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉस थीटा जो है उसी डायरेक्शन में 0 होगा और वो 1 होगा। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो कॉस 180 हो जाएगा, 180 -1 होता है, ठीक है, तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ इसीलिए साइन कन्वेंशन यहीं से आया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि साइन कन्वेंशन इन वर्क ट्रांसफ़र। ठीक है, तो कभी कभी किसी किसी बुक में साइन कन्वेंशन अलग भी होता है, लेकिन हम लोग जो फॉलो करेंगे इसके बाद पूरे लेक्चर में, तो हम वो साइन कन्वेंशन बताना चाह रहे हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन मीन्स कि किसी किसी बुक में अलग रहता है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि साइन कन्वेंशन क्या है। वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होगा वो निगेटिव होगा, ऑन द सिस्टम, ठीक है, और बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा हीट से भी ध्यान में रख सकते हैं। जैसे हीट क्या होता है, हीट इन करता है जब, तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, है ना, लेकिन उसका जस्ट उल्टा होगा वर्क में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उल्टा होता है उसका। और वर्क जब आउट होता है तो क्या होता है, वो पॉजिटिव, जब वर्क आउट होता है तो वो निगेटिव होता है, और वर्क इन होता है तो वो पॉजिटिव होता है ना। तो लेकिन इसमें उल्टा होता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम जब होता है वो निगेटिव होता है। ऑन द सिस्टम मीन्स वर्क इन कर रहा है, और बाय द सिस्टम जो कि आउट कर रहा है, मतलब हीट के भाषा में मैं बोलना चाह रही हूँ, हीट की लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क ट्रांसफ़र पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्क ट्रांसफ़र का डिफरेंट फॉर्म है। एक है डिस्प्लेसमेंट वर्क, जो कि डिस्प्लेसमेंट वर्क मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होने से जो वर्क जो भी प्रोड्यूस या जो भी हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, जो भी हुआ, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा सैफ्ट वर्क, जो कि पैडल वगैरह करता है, जो अपना मैकेनिकल वर्क करता है, वो हुआ। फ्लो वर्क, जो कि हम ओपन सिस्टम में पढ़ेंगे, मतलब फ्लो, एक अगर फ्लूइड यहाँ से इन करके वहाँ आउट कर रहा है तो फ्लो हुआ उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो अब आगे क्या हुआ कि हम लोग अभी वर्क डन का ऊपर में पढ़े थे फॉर्मूला कि फोर्स, डॉट प्रोडक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम इसको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में लाना चाह रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्क हमको पढ़ना है इसी वजह से। और डिस्प्लेसमेंट वर्क आपको हमेशा ध्यान में रखना है। डिस्प्लेसमेंट वर्क जो होता है, यानी कि उसका जो फॉर्मूला अगर PdV है, जो कि हम लोग बाद में पढ़ते हैं, तो वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही होता है। इरिवर्सिबल के लिए PdV नहीं होगा, मतलब PdV नहीं होगा। तो हम देखते हैं, समझते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। जो ये F.dx है, तो ये F क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जो उस पिस्टन पे लगा है। ठीक है, तो हम पहले इसको P.dV के टर्म में ला रहे हैं। वो कैसे, A से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके। तो आप ये देख ही रहे हैं कि ये तो सिंपल है। ठीक है, बात है कि अब हम इस सिंपल को हम कैसे बोल रहे हैं कि ये PdV है, ये चीज़ ADX तो dV है। तो होता क्या है, और ये रिवर्सिबल के लिए ही होगा डिस्प्लेसमेंट वर्क, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो हम ये इस फिगर से समझते हैं। ठीक है, कि ये कोई पिस्टन है और इस पे एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा, जब बहुत स्लो प्रोसेस है। अभी हम ऊपर में एग्जांपल पढ़े हैं, और क्या होगा, उससे स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है वेट, उसको हम रिमूव करेंगे। तो जब ये स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो हम एकदम माइन्यूट अमाउंट ऑफ जो भी वेट होता है उसको हम रिमूव करते जाते हैं। तो क्या होता है कि ये थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होता है कि ये प्रेशर, क्योंकि जब ये पिस्टन मान लीजिए
ये है स्टैटिक है, इन द सेंस कि कोई भी डेल वी इक्वल टू ज़ीरो है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तभी ये किस केस में रहेगा, जब ये एक्सटर्नल फोर्स और ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या है, ये गैस के द्वारा उस पर, इस पिस्टन पे लग रहा है, जो क्योंकि अंदर में गैस है उसको एक्सपैंड करने की टेंडेंसी है गैस को, तो गैस जो है इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेगी, तो वो प्रेशर की तरह अप्लाई करेगी क्योंकि वो एक पर यूनिट एरिया में लग रहा है। तो ये क्या होगा उस टाइम में जब स्टैटिक रहेगा, इन द सेंस कि ये पिस्टन मूवमेंट में नहीं होगा, तब ये F इक्वल टू पी होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि स्लो प्रोसेस के केस में ये चीज़, ये फोर्स और ये P ऑलमोस्ट उसको होता है कि वो इक्वल होता है, थोड़ा बहुत ये होता है, लेकिन इतना स्लो प्रोसेस होता है कि उस चीज़ को हम मीन्स कि देख नहीं पाते हैं कि वो F और P कुछ मूवमेंट भी आया है उस पिस्टन में, हम ये चीज़ देख नहीं पाते हैं। वो होता है थ्रू आउट द प्रोसेस के बाद, जब हम फाइनल स्टेट देखेंगे वो अलग होगा। बट एक स्टेप की बात कर रही हूँ मैं, जो एक स्लो स्टेप 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 करके करेंगे, तो इसी वजह से क्या होता है कि इस F को जो है, मतलब ये प्रेशर से, मतलब यहाँ पर जैसे ये प्रेशर जो है ये गैस का प्रेशर है, और ये जो F है ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये रिवर्सिबल के केस में ही ये चीज़ उस चीज़ को रिप्लेस कर सकता है, इन द सेंस कि जो गैस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो F और ये F दोनों इक्वल होगा, और जो गैस का फोर्स है वो P के टर्म में हम लाए हैं। ठीक है, और उसी को बाद में फिर हम आइडियल गैस से वो करके ये करते हैं। आइडियल गैस मतलब बाद में हम प्रोसेस अभी पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, ये सब पढ़ेंगे, उस अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये F और ये P जो है ये दोनों चीज़ अलग अलग है, बट ये रिवर्सिबल के केस में सेम हो जाता है, इसी वजह से हम यहाँ से F/A को ये P बोल सकते हैं। हम ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं क्योंकि ये F जो है ये एक्सटर्नल है, जो कि बाहर से इस सिस्टम पे लगा है, चाहे वो बाय वेट लगा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा लग रहा है, जो भी है, और ये प्रेशर जो है इस अंदर में जो गैस है उसके द्वारा है ये प्रेशर। ठीक है, लेकिन हम इसको बाद में इस F/A को P बोलते हैं, जो ये P होता है इस गैस का। तो ये क्यों होता है वो चीज़ हम बता रहे हैं, और ये इसीलिए रिवर्सिबल केस के लिए ही ओनली हुआ। ठीक है, अगर ये इरिवर्सिबल केस है, इन द सेंस कि ये कोई आइडियल केस नहीं है, ये स्लो प्रोसेस नहीं है, तो ये जो F होगा हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो इस चीज़ से कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, P डेल वी। ये कब लगाएंगे, जब स्लो प्रोसेस होगा, तो हम आँख बंद करके W का फॉर्मूला ये लगाएंगे, अगर कोई सैफ्ट वर्क नहीं है प्रेजेंट तो, मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्क होगा वो ये होगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को क्योंकि ये डेल W का फॉर्मूला था P डेल V, तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे, वो तो आप जान रहे हो क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2 किए ये, तो अगर हम ग्राफिकली देखें तो एरिया अंडर द कर्व जो है टोटल वर्क देगा। तो बहुत सारे जो आपको न्यूमेरिकल या सम्स आप जब बाद में बनाओगे, तो कभी कभी आप जस्ट उसका ग्राफिकली स्केच करो और एरिया से आप फाइंड कर लो, वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। हम कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं कि हमें प्रोसेस से करना है, हम कैसे भी किए हैं, बस हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो हमारा ये होता है कि बाद में हम ग्राफ अगर ड्रॉ आपको करने आ रहा है, ग्राफ क्या वही ड्रॉ करना होता है, जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है आपको PV के ग्राफ पे ये करना है, तो ये आपका यहाँ से आप एरिया से भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आया कि अब यहाँ पर हम बोले हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो है पॉजिटिव है, जैसा कि हम पीछे साइन कन्वेंशन भी देखे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये P जो है वो गैस का प्रेशर है ना, अभी तो हम लोग रिप्लेस किए ना रिवर्सिबल के लिए, क्या रिप्लेस किए कि जो ये प्रेशर है वो गैस का प्रेशर है। तो अब जो ये प्रेशर के टर्म में हम जब बोलेंगे तो ये गैस जो है वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए हम यहाँ पर बोले P डेल V ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है नोट्स में कि ये जो है डिफाइंड फॉर ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये ध्यान में रहे। ठीक है, अब हम फ्लो वर्क के ओर जाते हैं, मीन्स कि ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम मतलब क्या कि जो जिसका कि मास
कंट्रोल में नहीं है, मास कंजर्व्ड नहीं है। हम लोग अभी इसके पहले ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। तो उसका जिसका मास कंजर्व्ड नहीं है उसमें ओपन फ्लो, यानी कि वो फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, उसमें मास इन हो रहा है तो आउट हो रहा है, उस तरीके से। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम ले लेते हैं। तो वही चीज़ कंट्रोल वॉल्यूम लिया हुआ है। तो अब क्या होगा कि अब हम जो वर्क देखेंगे वो पर यूनिट मास देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मास कंजर्व नहीं है, तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि पूरा सिस्टम में एक टाइम पे जितना मास है दूसरे टाइम पे भी वो स्टडी फ्लो, ये सब आप जानते ही हो। तो वो चीज़ है, तो इसलिए हम पर यूनिट मास देखेंगे। तो सेम उसी तरह बस मास से डिवाइड कर दिया गया और वो जहाँ वॉल्यूम था वहाँ अब स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। आगे जो है हम बोले ना कि इसके पहले बोले थे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो उसी में अब हम जो है वो पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का जो है टाइप। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि जैसे वो क्या था कि वो प्रोसेस कैसा था, रिवर्सिबल की रिवर्सिबल, उस बेसिस पे कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा यूज में आएगा, आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट सबको। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर, क्या है, सबसे पहला क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स कि जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि डेल टी इज इक्वल टू जीरो होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब कि क्यू जीरो होगा, मतलब हीट वहाँ पर जो है हीट ट्रांसफर वो जीरो होगा, डेल क्यू जो है जीरो होगा, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस का आप बहुत सारे एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे कि वही कल के वीडियो में मैंने बोला था कि जैसे वो थर्मस होता है, बॉटल होता है जो ठंडा के दिन में हम पानी गर्म करने के लिए रखते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो क्यू जीरो है। आइसोबारिक प्रोसेस, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट है वो होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मीन्स डेल वी जीरो होगा। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो कि इस फॉर्म में रहेगा, जैसे कि आइडियल गैस के लिए क्या होता है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इस पर क्या होगा, पी वी एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये एन जो होगा वो क्या होगा कि वो 1 से तो बड़ा होगा, बट गामा अब ये गामा नहीं है, इन द सेंस कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस का, अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, तो उससे वो छोटा होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कि जैसे कोई आइडियल, जो हमारे पास आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो अब क्या है कि ये टी अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, बिकॉज एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो टी भी कांस्टेंट हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, हर स्टेप पे, जैसे ये इनिशियल स्टेज है या इसके बाद दूसरा स्टेज है, तो हर स्टेज पे P1 मतलब P और V का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ से ये रिलेशन बाद में हम लोग यूज करते हैं जैसे वर्क डन वगैरह ये करने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, मीन्स आइसोथर्मल और एडियाबेटिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलीट्रॉपिक भी। तो ये सब ध्यान में, बस ये ध्यान में रखना है कि टी कांस्टेंट हो गया, यानी कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मीन्स हमेशा ये जो प्रोडक्ट होगा हर एक स्टेप पे कॉन्स्टेंट होगा। दूसरा हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है कि जहाँ पर Q इज इक्वल टू जीरो है, हम इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर में हम लोग मेंशन किए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि Q इज इक्वल टू जीरो। तो इसी के लिए हम एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डिफाइन करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, किसका, ऑफ यूनिट मास का। तो कोई भी यूनिट मास का मेरे पास क्वांटिटी है, उसका हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट लगेगा उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और ये जो है दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, सीपी और सीवी। सीपी क्या हो गया, एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगा वहाँ पर वो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी तो मेरे पास हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ऑफ यूनिट मास, ठीक है, लेकिन हमारे पास और दो क्वांटिटी जो है प्रेशर और वॉल्यूम वो हमारे पास है। तो जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और हीट जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम सीपी बोलते हैं,
और CV जो कि एट कांस्टेंट V हो जाएगा। तो CP का इस तरह के ये में फॉर्म में फॉर्मूला होता है जो कि हम बाद में यूज करते हैं। ऐसा क्यों है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंथैल्पी के लिए क्या जानते हैं, वो बाद में हम लोग बहुत सारा अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं एक थोड़ा सा जस्ट बताना चाह रही हूँ कि H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV होता है ना। तो जहाँ पर कि P कांस्टेंट है, मतलब कि H इक्वल टू डेल H हम बात करें तो डेल H इक्वल टू क्या होगा, डेल U प्लस P डेल V। ठीक है, तो अगर P कांस्टेंट है तो इसलिए वो पूरा H आया, लेकिन अगर V कांस्टेंट है तो डेल V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जो सेकंड पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो H जो है वो इक्वल टू U हो जाएगा। तो उसके जगह पे इसलिए ये U हो जाता है, इंटरनल एनर्जी U। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस का ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब यूज होता है, मेन बात है तो आपके वर्क डन में। तो एडियाबेटिक प्रोसेस से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, मीन्स लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से आता है। तो हम लोग क्वेश्चन भी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा फर्स्ट लॉ तक आने दीजिए, फिर आराम से 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और TV गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट और TP मीन्स तीनों के टर्म में है। ये आपको रिलेशन दिमाग में होनी चाहिए, हर हमेशा मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप तो ऐसा है कि आप इसको डिराइव कर लोगे, लेकिन आपके पास डिराइव करने के लिए टाइम नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि आपको उतना ही टाइम में उतने क्वेश्चन बनाना है। तो आपको ये चीज़, तीनों चीज़ दिमाग में होना चाहिए, हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि आप कहीं भी यूज कर लो। और गामा इक्वल टू क्या होता है, CP/CV। जो होता है, बस ये हमको देखना है कि ये ग्रेटर देन 1 होता है, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1.4 के इक्वल होता है लगभग, इस तरह से डिपेंड करता है वो तो गैस के वो पे, नेचर पे, बट मैं बोल रही हूँ कि ऑलमोस्ट इस तरह से होते हैं वैल्यू। और यहाँ पर बस मैंने ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी ये एक्सपेंशन प्रोसेस होता है वो कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है, और कंप्रेशन प्रोसेस हीटिंग इफेक्ट। ये तो कॉमन सेंस है कि एक्सपेंशन हो रहा है मीन्स गैस क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहा है ना। जैसे यहाँ से पिस्टन जब ऊपर जाएगा, जब हम रिमूव करेंगे इसको तो एक्सपेंशन होगा, तो गैस दूर दूर जा रहा है तो कूलिंग इफेक्ट होगा। कंप्रेशन क्या होगा, जब गैस क्लोज आएगा कॉम्पैक्ट होगा, उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन होंगे, फ्रिक्शन होगा, तो उससे हीट जनरेट होगा। तो कभी कभी आता है कि एक्सपेंशन प्रोसेस इज अ विच टाइप ऑफ प्रोसेस मीन्स कूलिंग इफेक्ट, है ना। इस तरह से आपको ये करना पड़ेगा। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो कि हम ऊपर में भी लिखे थे, PV/N इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे PV गामा इक्वल टू, ये एडियाबेटिक की तरह ही होता है, बस N का वैल्यू क्या होता है, वो गामा से हमेशा स्मॉलर होगा। आइसोबारिक प्रोसेस P कांस्टेंट रहेगा, तो जैसे कि ये P कांस्टेंट है तो यानी कि nRT/V इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये P अगर ये V को इधर ले आए राइट साइड तो क्या होगा, nRT/V, और P कांस्टेंट है यानी कि nRT/V कांस्टेंट है। ये सब यूज होता है, बाद में लोग यूज करेंगे। उसी तरह इसमें भी वही मैं बताई हूँ कि एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस V कांस्टेंट होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल nRT/P ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जहाँ भी V कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 है। इस तरह से हम लोगों को तुरंत, आइसोकोरिक जैसे प्रोसेस है, V कांस्टेंट है, डेल V 0 हुआ, वर्क डन 0 हो गया। कौन सा वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, है ना, तो वो इक्वल टू 0 हो गया। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही है, लेकिन इसके अगला वीडियो, अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ शुरू करेंगे। फर्स्ट लॉ से पहले हम लोग ये इसके वर्क डन के बारे में देखेंगे कि आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ये सब में वर्क डन क्या होता है। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट और प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखें तो प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि इसके पहले के जो भी चीज़ बेसिक्स हैं उस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो क्या कहते हैं, आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। तो थैंक यू।